एक ब्रिज की हाइट का एस्टिमेट निकालने के लिए एक स्टोन को फ्री ड्रॉप किया है रिवर में ब्रिज से, उसको रिवर तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड लग रहे हैं, तो हमें उससे ब्रिज की हाइट कैलकुलेट करना है। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज। एक ब्रिज बना हुआ है, देखो ब्रिज के नीचे क्या है, रिवर है, ये रिवर है, आप ब्रिज पर खड़े हैं और एक स्टोन आपने नीचे फेंका है, वो स्टोन आपने ब्रिज से नीचे फेंका है, इट्स लाइक दैट हियर, यहां से नीचे आया वाटर सरफेस में, तो एक स्टोन गिरा है ब्रिज से और ब्रिज से कहां है, रिवर की सरफेस पे। और अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो बच्चे न्यू हैं यहाँ पर, जिन्होंने मोशन चैप्टर यहाँ नहीं पढ़ा, तो काफी बच्चे होंगे जिन्होंने मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहला रूल होता है कि जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिखो। तो सबसे पहले ये दिया है कि जो स्टोन है उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो बेटा टाइम लगेगा 2 सेकेंड्स, ये गिवन था हमें। और क्वेश्चन में सबसे लास्ट में लिखा है जी कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोला है जी लेना है। ओके, अब और कुछ क्वेश्चन में गिवन है तो देख लेते हैं। To estimate the height of a bridge over the river, a stone is dropped freely. Stone freely फेंका गया है in the river from the bridge, and stone takes 2 seconds. 2 सेकेंड लगे स्टोन को नीचे आने में। अब यार ये सब ही गिवन है और तो कुछ गिवन नहीं। याद करो मैंने आपको पहले फिजिक्स में पढ़ाया था, जब भी आप किसी भी चीज को टॉप से थ्रो कर रहे हैं, देखो ये चीज है मार्कर, मुझे इसको थ्रो करना है, तो क्या मुझे इसको बहुत फोर्स या वेलोसिटी देना पड़ेगा या सिर्फ हाथ खोल दो, हाथ खोल दो, गिर जाएगा, अपने आप गिर रहा है नीचे, ज्यादा ही नीचे गिर गया इसलिए मैं गिराती ही नहीं, तो अपने आप गिर रहा है नीचे, कोई वेलोसिटी मुझे देनी नहीं पड़ रही। तो जब भी किसी चीज को टॉप से फेंकते हैं तो उसका यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, 0, याद रखना। अब आपको u पता है, g यानी कि a पता है, g यही होता है ना एक्सेलरेशन, और t पता है, तो आप लोग यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन। कौन कौन सी इक्वेशन है पहले वो मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको काम याद रहे। s इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, बोलो, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सारी इक्वेशन है, बोलो ये g कहाँ से आ रहा है, g a की जगह आ रहा है। हमने मोशन में क्या पढ़ा था, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेटा हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने जान के s लिखा, देखो कौन पता लगा पाता है, कोई नहीं पता लगा पाया, तुम ट्राई कर थे इसको, वेरी गुड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, a की जगह क्या लिखना है, g, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं बता देती हूँ s क्या होता है, हाइट या डिस्टेंस, u होता है इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी जिससे वो चीज शुरू हुई है, v इज सेड टू बी फाइनल जब वो चीज रुक जाती है या लास्ट में एंड में जो वेलोसिटी दी हुई है, t stands for and g is the acceleration। ये एक्सेलरेशन नहीं है, खाली एक्सेलरेशन होता तो a से लिखते, बट दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई इक्वेशन के साथ? अब देखो हमें t g u ये गिवन है, फाइंड बोला है हाइट निकालो, तो हाइट यानी s आपको निकालना है, तो हैंड रेस करेंगे वो बच्चे बस जिनको समझ आ गया, गुड, जैसन को अभी हैंड रेस कर दिया कि किस इक्वेशन में s t g और u है। हैंड रेस ओनली हैंड रेस किसमें, s g u और t है।
ये चारों चीजें जिसमें वो इक्वेशन यूज करेंगे। प्राची थर्ड इक्वेशन, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड इक्वेशन लिख लो, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, S is equal to ut plus half gt square। वैल्यूज पुट करें, सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ से एक बार पॉज करो। S आपको निकालना है, u कितना इनिशियल वेलोसिटी जिससे आप थ्रो कर रहे हो, कोई भी चीज थ्रो करते हो तो u हमेशा 0। t आपका टाइम कितना है बोलो? 2 सेकेंड। मैंने मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि जिन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है हाफ। g कितना लेना है बेटा? 9.8 और t यानी कि 2 का, तो s तो निकालना है बेटा। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 ही हो गया। चलो बेटा यहाँ एक 2 है, वहां पे 2 का स्क्वायर यानी कितने 2 है? 2। तो एक ही बचेगा, एक तो कैंसिल हो गया। 9.8 इंटू में 2, समझ आ रहा है? तो s कितना आया? 9.8 मल्टीप्लाई में 2, 19.6 आ गया। और s क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस। तो इसको मीटर में या किलोमीटर में लिखेंगे, तो मीटर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके g की यूनिट क्या है? मीटर। तो आंसर ये मीटर में आएगा। तो डिस्टेंस आ गया कि ब्रिज का डिस्टेंस वाटर से कितना है? 19.6 मीटर। सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद ये भी नोट कर लो बच्चे आप लोग दोबारा। ओके, पॉज करो, ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे केयरफुली। कहे क्या रहा है क्वेश्चन, पहले वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है when a ball thrown vertically upward, it goes through a distance of 19.6 meter. Find the initial velocity of the ball and the time by it to rise at the highest point. And g आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, यानी कि एक बॉल जो आपके हाथ में थी उस बॉल को ऊपर फेंका गया है। बॉल ने मैक्सिमम, बॉल यहाँ से ऊपर गई है 19.6 मीटर तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आपने बॉल को यहाँ से ऊपर फेंका और बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 19.6 मीटर। क्लियर हो गया? अब बॉल को ऊपर फेंकने के लिए वेलोसिटी देनी पड़ेगी या नहीं? देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मेरे हाथ में बॉल है, देखो अब जैसे मैंने हाथ खोला था, मार्कर नीचे तो अपने आप गिर गया था। अब मैं हाथ खोल रही हूँ और एक शुम शाम मंत्र बोल रही हूँ, उससे मार्कर ऊपर चला जाएगा। नहीं है, जादू फेल। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि कोई भी चीज बिना किसी शुम शाम मंत्र के नहीं जाती ऊपर, उसको कुछ ना कुछ ऐसे वेलोसिटी देनी पड़ती है। ठीक है, कैच हो गया। 100% नीचे गिरता है, जब रिकॉर्डिंग हो रही थी पक्का गिरता है। तो जैसे ही बॉल ऊपर फेंकी है तो बॉल कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ता है। यू कभी भी 0 नहीं होता जब भी कोई चीज ऊपर फेंक रहे होते हैं, तो यू आपको निकालना है यहाँ पे। क्लियर? हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया है, कितना ट्रैवल करा उसने, हमें यू पता नहीं है, निकालना है। टाइम पता नहीं है, निकालना है। और जी हमें दे रखा है, हमें कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक वो भी निकालना है। अब एक बात और, जब भी आप किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो स्लो मोशन में देखना, मार्कर ऐसे जाता है, ऊपर रुक जाता है थोड़ी देर, फिर नीचे आता है। जब भी कोई चीज, क्योंकि देखो इसका एक पॉइंट है, ये तो नहीं है कि मैंने इसको उछाला तो ये दीवार पार करके सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा और वहीं रह जाएगा। फिर इसे खोजने के लिए मुझे आस्था को उछालना पड़ेगा कि तुम अंतरिक्ष से लेकर आओ। नो, बिकॉज जब भी आप इस चीज को फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है और वहां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे दीदी रुकता नहीं है, वो तुरंत नीचे आ जाता है, वो इतनी देर के लिए रुकता है कि वो छोटा सा सेकंड आपको बिलीव ही नहीं होता, दिखाई नहीं देता। तो जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसका v 0 होता है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। यहाँ तक समझ आया? हमें क्या क्या पता है? हमें v पता है, हमें s पता है और हमें g पता है। तो हमें u और t निकालना है। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन से काम चलेगा। यूजिंग इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, बेटा मैंने जो भी 3 इक्वेशन लिखवाई थी ना, फर्स्ट वाले को तो फर्स्ट ही रहने दो,
V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जो ये थी ना S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बोलो इसको सेकेंड कर लेना और ये वाली इक्वेशन थर्ड कर लेना। नंबर उल्टे सीधे हो गए थे, वो नंबर्स को ध्यान कर लेना। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें? V पता है, G पता है, S पता है, V G S, और कुछ पता है क्या हमें? नहीं, V G और S। थर्ड में फिर हमें U नहीं पता। चलो ट्राई करते हैं। देखो इधर हम इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं थर्ड। देखो बेटा V आपका कितना है, बोलो V। G 9.8 लेंगे, माइनस में लेंगे, पर क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो ग्रेविटी माइनस हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी आपको हमेशा कहाँ खींचती है? और S कितना है बेटा? माइनस आगे ले लो, 2 इंटू 9.8 अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या मैं और माइनस से माइनस कैंसिल कर दें? क्या इसको लिख दूं 19.6 का स्क्वायर, बोलो स्क्वायर से स्क्वायर u कितना आ गया? इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 19.6 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर क्यों लगाया? स्क्वायर तब लगाते हैं s के ऊपर जब वो g है, जब वो u है या v है तो खाली यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम और निकालना है, u भी आ गया हमारे पास, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर दें, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v कितना है? u कितना है बोलो? g कितना है? 9 इंटू में t निकालना है ना। अच्छा 19.6 और g को, एक मिनट अभी फिर गलती हुई, g को किस में लेना है? माइनस में। यहाँ तक क्लियर होगी बात? 19.6 इधर जाएगा, प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। बेटा माइनस से माइनस 19.6 के अपॉन में 9.8 आ गया। बेटा आप लोग तो, मेरे को तो डायरेक्ट इसका आंसर पता है, क्योंकि 19.6 कैसे आता है? 19.6 होता है, आपको पता हो तो 2 इंटू, तो यानी 2 के टेबल में 9.8 पर आता है ना। तो बेटा आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो जैसे बचपन में आपने सीखा पॉइंट से पॉइंट हटा देना और फिर कैंसिल कर देना। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ किस पे कैंसिल होगा बेटा? 2 पे। तो 2 सेकेंड आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? जल्दी करो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फटाफट। कल हम आज पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखो ये पूरा बोर्ड है और मैं इस मार्कर को यहाँ रख के बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल से, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री एंगल से इस पे फोर्स लगा रही हूँ। तो 90 डिग्री एंगल पे जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हो उसको बोलते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द फोर्स यू आर अप्लाइंग टू एनी सरफेस बट बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलरली। दूसरा, जब भी हम परपेंडिकुलरली कहीं फोर्स लगा रहे हैं तो जितना प्रेशर वहां लग रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, जितना दबाव वहां पे लग रहा है, जितना एक्सेसिव वेट वहां फील हो रहा है वो प्रेशर हो गया। अब इसका एक यूनिट भी याद रखना है, थ्रस्ट क्योंकि फोर्स ही है तो उसकी ऐसा यूनिट क्या लिख पाई है? न्यूटन, एन से लिख सकते हैं। और प्रेशर को हम लोग यहाँ पे जिसका यूनिट लिखते हैं पास्कल और उसका शॉर्ट फॉर्म हम पीए यूज करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला याद कर लो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। लिख भी लो इसको नोटबुक के अंदर, और अभी लिख लेना, अभी टाइम दूंगी मैं, ध्यान से देखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो, प्रेशर और एरिया क्या आमने सामने लिखे हैं? आमने सामने तो ये दोनों लिखे हैं, ये तो नीचे है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है? इफ एरिया इंक्रीजिंग, अगर एरिया बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीजिंग।
एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब क्या है? इसका उल्टा, कि अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर बढ़ेगा। देखो दोबारा समझो, ये फॉर्मूला लिखा है, प्रेशर और एरिया के बीच में कैसी रिलेशन है बोलो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं सुना है लोवांश पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल को? साइंस में नहीं पढ़ा है कभी किसी ने? पढ़ा है लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज, और अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरा इंक्रीज, उल्टा चलता है। अब इसका एग्जांपल दूंगी तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, सो यू हैव टू बी लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। बेटा आपको, आप सब बच्चों ने स्कूल बैग्स लेके जाते हो आप स्कूल में, आप सबके बैग्स के जो स्ट्रैप होते हैं वो काफी चौड़े होते हैं, काफी ब्रॉड होते हैं। मैं आप सबके स्कूल बैग के स्ट्रैप को बहुत पतला कर दूं, इतना पतला कि इतनी पतली रस्सी होती है, तो आप अपने बैग को उठाओगे ना, आपके शोल्डर्स पे निशान आ जाएंगे और आपको शायद आपका बैग उठाते ही वो गिर भी जाए नीचे। तो मेरे अगर बैग के स्ट्रैप्स ब्रॉड हैं तो मुझे सही लग रहा है, स्ट्रैप्स पतले कर दिए तो बैग में उठा ही नहीं पा रही, इतना फोर्स लग रहा है। तो यही इसका रीजन है कि जैसे एरिया बढ़ता है बैग के स्ट्रैप का, आपको प्रेशर कम फील होगा, और अगर एरिया कम कर दो प्रेशर ज्यादा फील होगा। अब और आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। नाइफ जिससे आप काटते हैं आपके सैलेड, सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एवरीथिंग। नाइफ के भी दो एंड होते हैं, एक जगह से ज्यादा शार्प होता है और दूसरी जगह से कम शार्प होता है। जहां से कम शार्प होता है उसे कहते हैं ब्लंट एंड। कौन सा? ब्लंट एंड। दूसरी जगह से ज्यादा शार्प होता है उसे कहते हैं शार्प एंड। जहां से वो ज्यादा शार्प है वहां एरिया कम है, उसका पतला है वो, वहां से तो प्रेशर ज्यादा पड़ता है, आराम से वेजिटेबल्स कट जाती है। आज घर जाना, उल्टे नाइफ से काटना मम्मी की निगरानी में, क्योंकि तुम कट गए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि उसका उल्टा वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, पता चले तुम ऐसे काट रहे हो नाइफ रख के, समझ रहे हो? तो नाइफ से प्याज नहीं कटा, हाथ ही कट गया बेटा। तो प्लीज ऐसी हरकतें मत करना। तो अगर जितना पतला एरिया, जितना एरिया कम होगा, सॉरी, प्रेशर उतना ज्यादा हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, चलो जो तुम्हें बहुत बढ़िया समझ में आया। यू हैव टू टेक अ बलून, हवा होनी चाहिए उसमें, पता चले आप एक बलून ले लें, ऐसे काम कर रहे हो उसमें। बलून लेना है, इट्स इन्फ्लेटेड बलून, भरा हुआ बलून, हाथ से दबाना है थोड़ा थोड़ा, हल्का सा, बलून बर्स्ट नहीं होगा, हल्का हल्का प्रेस करो। तो वही एक हल्की सी पिन से दबाना है, पिन तो टच करते ही बलून फट जाता है। पिन से बलून को टच करो, इतने में बलून फट जाएगा। और आप अपनी फिंगर से करना और पिन से करना एक तरफ से, तो पिन से बलून फटता है, फिंगर से नहीं होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, उससे भी होगा पर देर से होगा। क्यों? क्योंकि पिन का एरिया बहुत कम है। समझ आ रहा है? कपड़े सिलते हुए आपकी मम्मी जो स्विंग निडल का यूज करती है, तो उसके भी दो एंड होते हैं, एक पतला एक मोटा। जहां धागा डालती है वो एंड मोटा होता है, जहां से सिलती है, स्विंग करती है, वहां वो पतला होता है। तो जहां से स्टिचिंग करती है उसकी जगह दूसरी जगह से स्टिचिंग करे, कपड़ा ही फट जाएगा, होल ही नहीं होगा या तो उससे। क्यों? क्योंकि एरिया इतना मोटी हो गई है निडल वहां से, तो प्रेशर नहीं लगाई। एक और चीज, आपने हील्स पहनी हुई है और आपको बोला है कि आप रेत पे चलो। लड़के, बॉयज, यू आर नॉट सपोज्ड टू ट्राई दिस, गलत ले ले तो कोई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो आपने शार्प हील पहनी हुई है, पेंसिल हील्स, और आपको चलना है जहाँ रेत ही रेत हो, मड ही मड, मतलब मड नहीं, रेत हो, खाली मिट्टी। तो आप देखना, क्योंकि आपने शार्प हील पहनी हुई है तो हील का एरिया पतला है, तो जब चलोगे तो पैर अंदर चला जाएगा। वही आपने फ्लैट शूज पहने हुए, शूज का एरिया क्या है? फ्लैट, यानी ज्यादा। शूज का एरिया फ्लैट है इनका। मैंने बोला शूज का एरिया क्या बताना, ज्यादा है कम? शूज का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, आप आराम से चल पाओगे। एक और एग्जाम्पल, आप दो पैरों पे खड़े हो, तब ज्यादा प्रेशर लगता है जब आप एक पैर पे खड़े हो। एक पैर पे। क्यों? क्योंकि एक पैर पे एरिया कम हो गया। इसीलिए नोटिस करना, जो लोग रस्सी पे चलते हैं ना, जो लोग रस्सी पे चलते हैं वो यही टेक्निक यूज करते हैं।
आप कैसे चलोगे? आप एक पैर रखोगे, दूसरा उठा लोगे। वो नोटिस करना, दोनों तुरंत रखते हैं, फटाफट रखते हैं, जल्दी से दूसरा पैर आगे लाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज्यादा बना रहे। और भी इसके पीछे रीजंस हैं, चलो कभी और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले बोलो ये सारे एग्जाम्पल समझ में। अब दीदी आपने इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, इतना छोटा सा टॉपिक था, तो पेपर में ये नहीं आएगा कुछ भी, ये सारे एग्जाम्पल्स आएंगे क्वेश्चंस बनके। चलो पॉज करें। हाँ